तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है जी। अब इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स। तो उससे पहले कि मैं केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूं, मैं आपके लोगों के साथ बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स को डिस्कस करना चाहता हूं। तो ये क्या होती है ये रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज वैसे जनरली हम लोगों ने पहले सुनी होती है ये टर्म, ठीक है जी। रिएक्टिविटी सीरीज जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो उस समय पे हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज बताई जाती है ना, चैप्टर वन में हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ पार्ट डिस्कस करा हुआ है, तो उसी को थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर इसमें देखूंगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है पोटाशियम, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब कि ऊपर जाते हुए रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज करती है। और अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो नीचे की तरफ आते हुए रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करेगी। तो ये हमारी पास रिएक्टिविटी सीरीज है। हम लोग को इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग को पता क्या लगता है रिएक्टिविटी सीरीज से? हम लोग को पता लगता है भाई कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल दूसरे मेटल से कितना ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है या फिर वो कम रिएक्टिव है या फिर ज्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन और जिंक की ही बात कर लूं तो इससे हमें पता लग रहा है भाई आयरन नीचे है तो आयरन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, मतलब कि जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। तो इससे हमें ये चीज पता लग रही है। तो अगर हम लोग इसको आगे देखते हैं, कुछ सिंबल आगे हमारे पास बेसिकली इसको याद करने का तरीका है एक तो, ठीक है जी। ये कुछ इसके सिंबल्स हैं हमारे पास, जैसे पोटाशियम का के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, ये सिंबल्स हैं हमारे पास। तो अभी देखते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका। इसको याद करने का तरीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें याद होनी चाहिए, तभी हम लोग एग्जाम में बेसिकली कई बार हमें रिएक्शन आ जाता है और उस रिएक्शन के हम लोग को प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं। तो प्रोडक्ट्स जब लिखने होते हैं कई बार उस प्रोडक्ट्स में के लिखने के लिए हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल जरूरी होता है। इनफैक्ट इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको अच्छे से पहले हम लोग याद कर लेते हैं। इसका याद करने का तरीका कुछ मैंने बना के रखा है आप लोग के लिए। दैट इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स द गोल्ड, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो पी का यहाँ पे पी, प्लीज का पी इज फॉर पोटाशियम, स्टॉप का एस इज फॉर सोडियम, कॉलिंग का सी इज फॉर द कैल्शियम, एमी का मी का बेसिकली मैग्नीशियम, ए का इज फॉर एल्यूमिनियम, केयरलेस का सी इज फॉर कार्बन, ठीक है जी। जेड का बेसिकली ज़ेब्रा इज फॉर जेड, ठीक है जी। इंस्टेड का आयरन, ट्राई, कटिन, लर्निंग का Le मतलब के लेड, हाउ का हमारे पास हाइड्रोजन H, तो कॉपर का CO बेसिकली CO कॉपर का कॉपर, सेव्स का S सिल्वर, और गोल्ड का तो हमारे पास गोल्ड ही है। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज याद रहे हम लोग को। अच्छा, वैसे तो हमारे पास हम लोगों ने सर, आपने बोला था सर 99 हमारे पास समथिंग हमारे पास मेटल्स हमारे पास 19 के आसपास हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास 99 के आसपास मेटल्स हैं तो उस मेटल्स में सिर्फ यही क्यों मेटल्स बेटा, दीज आर दी कॉमन मेटल्स, ये काफी कॉमन मेटल्स हैं जो हम लोग को ज्यादा यूज में आते हैं। इसी कारण इनकी रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास बेसिकली क्लास 10th में ही चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने अच्छे से पहले डिस्कस करा हुआ है ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही आगे देखते हैं। इट इज द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स
सॉल्ट सॉल्यूशन। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल की तरफ देखूं FeSO4 प्लस Zn दैट इज ZnSO4 प्लस Fe, तो मतलब इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास जो Zn था उसने किसकी जगह ले ली, उसने Fe की जगह ले ली। उसने Fe की जगह लेके Fe को बाहर निकाल के साइड पे कर दिया, Fe को उसने यहाँ पे छोड़ दिया। मतलब उसने Zn ने FeSO4 के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी कारण इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है और बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। दैट इज ZnSO4। तो इसकी ही कुछ अगर आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर हमारे पास इसकी जगह पे ZnSO4 प्लस Fe होता, क्या कोई रिएक्शन होता? Fe प्लस ZnSO4 क्या कोई रिएक्शन होगा? मतलब अभी इसके आपके हिसाब से तो क्या बनना चाहिए, आपके हिसाब से क्या बनना आएगा? FeSO4 Zn प्लस Zn बनना चाहिए सर, यही प्रोडक्ट्स आने चाहिए सर कि FeSO4 प्लस Zn यहाँ पे आ जाएगा सर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे इसमें इट इज नो रिएक्शन। ये नो रिएक्शन क्यों होता है हमारे पास? नो रिएक्शन क्यों होता है? ये हमारे पास कुछ रिएक्टिविटी सीरीज आ गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा तो नीचे की तरफ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और ऊपर की तरफ हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब अगर मैं इसमें Zn और Fe के केस में देखूं तो Fe तो Zn के नीचे है, मतलब Zn के कंपैरेटिवली Fe इज लेस रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव, ये तो कम रिएक्टिव है। लेकिन जो Zn है इट इज मोर रिएक्टिव। तो मतलब इसका मतलब ZnSO4 के सॉल्यूशन में से Fe Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू Fe। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो, इस केस में Zn वाज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो Zn ने तो करके उसको सॉल्ट सॉल्यूशन से उस आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल के बाहर फेंक दिया था। तो इसी के साथ कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ ये दो और एग्जांपल हमारे पास आ गई हैं, जैसे CuSO4 प्लस Fe दैट इज FeSO4 प्लस Cu। अगर इस केस में भी देखूं तो CuSO4 और Fe को देख लेते हैं। अभी Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Fe हैज डिस्प्लेस्ड Cu। तो Fe ने अगर Cu को डिस्प्लेस कर दिया तो Fe ऊपर होना चाहिए, Cu नीचे होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये पड़ा Fe और ये पड़ा Cu इज लेस रिएक्टिव देन Fe। अगर अगले केस में यहाँ क्या हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर, तो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर ने बाहर निकाल दिया, ये बड़ा सिल्वर नाइट्रेट। तो मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के कंपैरेटिवली कॉपर ऊपर आना चाहिए। तो ये बड़ा सिल्वर और ये बड़ा कॉपर। हमें पता लग रहा है कि भाई कॉपर ऊपर है और सिल्वर नाइट्रेट नीचे है, तो ऑब्वियसली सिल्वर नाइट्रेट इज मोर बेसिकली सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस चीज से हमें ये पता लग रहा है। तो अगले रिएक्शन पे चलते हैं, ठीक है जी। मेटल्स का अगला रिएक्शन देखते हैं जरा क्या होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस केस में रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स विद वाटर, जनरली आपको सबसे पहले मैं बात बता देता हूं, नॉन मेटल्स का जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है नो रिएक्शन, मतलब ये नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन मेटल्स एंड वाटर्स, मतलब कि नॉन मेटल और वाटर के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन मेटल्स के बीच में और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन कैसा होता है, क्या होता है, उसको आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारे पास आया मेटल प्लस वाटर, दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस होती है भाई। अगर मैं इसमें देखूं तो मेटल प्लस वाटर इज मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हैं, आगे आएगा मेटल ऑक्साइड। अगर यही वाला जो मेटल ऑक्साइड है, इसी वाले मेटल ऑक्साइड को मैं यहाँ पे ले आऊं, इसी वाले यही वाला मेटल ऑक्साइड अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया, तो उसको फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, तो हमारे पास बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड। ये तो जी सर ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड तो बन गया है। तो अभी आप देखना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं,
अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो इधर वाला मेटल ऑक्साइड और इधर वाला मेटल ऑक्साइड हो जाएगा कैंसिल। तो अगर इधर वाला और इधर वाला मेटल ऑक्साइड कैंसिल हो गया तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या चीज ऑब्टेन होगी, तो रिजल्टेंट हमारे पास ऑब्टेन हो गया डायरेक्टली, आप लोग देख सकते हो सिर्फ हमारे पास एक ही चीज कैंसिल हुई है, मेटल ऑक्साइड दोनों साइड से। तो इस तरफ क्या गया, मेटल प्लस वाटर, वाटर मेटल प्लस वाटर गिव्स आउट क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड आ गया सर, और हाइड्रोजन गैस बचा सर, हाइड्रोजन गैस आ गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास रिएक्शन ये ऑब्टेन हो जाता है। तो कई बार हम लोग इसी को भी फॉलो कर लेते हैं और कई बार हम लोग इसको भी फॉलो कर लेते हैं और कई बार इसको भी फॉलो कर लेते हैं। मतलब जनरली या तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे और या तो इसको फॉलो करके अपना आंसर देंगे। ठीक है जी, तो ये एक ही बात होगी। अगर हम लोग ये भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा, ये भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर होता है। जब हम लोग मेटल को वाटर से रिएक्ट कराते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली मेटल हाइड्रोक्साइड बन ही जाता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आ गई, जैसे अभी मेटल में एक लिथियम है, लिथियम मेटल अगर H2O से रिएक्ट करेगा तो वो उसने क्या बनाया, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज कर दी। फिर से सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो NaOH प्लस H2, पोटाशियम का आ गया, फिर रुबीडियम का आ गया, फिर सीरियम का आ गया। ये कुछ मेटल्स ने मेटल हाइड्रोक्साइड बना रखे हैं। अभी क्या होगा, एक बात अब ध्यान रखना, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या होगा, जो ये पोटाशियम मेटल है, ये पोटाशियम मेटल इट विल विगरसली रिएक्ट विद वाटर। सोडियम इज ऑल्सो विगरसली रिएक्ट विद वाटर, सोडियम भी बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं बेसिकली मैग्नीशियम से लेके आयरन तक के मेटल्स की बात करूंगा, मैग्नीशियम से लेके आयरन तक के मेटल्स की बात, दे जनरली रिएक्ट विद स्टीम। ये हमारे पास जनरली स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, दे जनरली रिएक्ट विद स्टीम, क्योंकि देयर आर हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये तो कुछ ज्यादा रिएक्टिव है ना कंपैरेटिवली। तो मैग्नीशियम से आयरन तक के एलिमेंट जनरली हमारे पास स्टीम के थ्रू रिएक्ट करते हैं। और अगर मैं उसके बाद वाले मेटल्स की बात करूं, उसके बाद वाले मेटल्स दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, वो हार्डली बहुत कम ऐसा केस है जिसमें ये आयरन के बाद वाले मेटल्स दे रिएक्ट विद वाटर, ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। लेकिन हमारे पास पोटाशियम से लेके आयरन तक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। लेकिन उसमें से सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम तो भाई नॉर्मल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन सर मैग्नीशियम और आयरन तक हम लोग को यूज क्या करनी पड़ेगी, स्टीम यूज करनी पड़ेगी, हॉट वाटर भी नहीं, स्टीम यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़े हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। कई बार हॉट वाटर से भी हो जाता है, लेकिन स्टीम यूज करनी पड़ेगी हम लोग को, क्योंकि दे आर हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, सॉरी ये तो लेस रिएक्टिव है ना, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज करती है ना, इसकी वजह से इसको हमें हॉट वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस